नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते आज की हेडलाइंस का। सीएम धामी ने बरेली में किया उत्तरायणी मेले का शुभारंभ। कहा, उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे सांस्कृतिक और विरासत संरक्षण के काम। उत्तराखंड हाईकोर्ट में जस्टिस आशीष नैथानी ने ली शपथ। मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। बागेश्वर में 13 जनवरी से शुरू हो गया ऐतिहासिक उत्तरायणी मेला। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले का संचालन तेज। चुनावी मैदान में बसपा आप भाजपा प्रत्याशी रचित अग्रवाल का जनसंपर्क अभियान तेज। घर घर जाकर वोट की अपील। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर देने का विरोध। कॉलेज के छात्रों ने फैसले के खिलाफ कॉलेज में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून में मौसम ने बदली करवट। सर्द हवा ने कपाया। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। बागेश्वर की नगर पालिका अध्यक्ष के लिए भाजपा प्रत्याशी सुरेश सिंह खेतवाल अपने पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के आधार पर जनता से वोट मांग रहे हैं और मीडिया से संवाद करते हुए भाजपा प्रत्याशी सुरेश सिंह खेतवाल का कहना है कि बागेश्वर के 11 वार्डों में मेरे द्वारा खूब काम किया गया। बागेश्वर में हर वर्ग को साथ में लेकर विकास काम किया गया। आगे भी विकास के काम गतिमान रहेंगे। देखिए, बागेश्वर नगर पालिका के इस चुनाव की बेला में मैं सभी का स्वागत करता हूं और आप सब जानते हैं कि मैं पिछले 5 साल पहले भी नगर पालिका का निवर्तमान अध्यक्ष रहा हूं और इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूं और हम लोग पूरे 11 के 11 वार्डों में हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है। हमारे संगठन के सभी लोग जो हैं वो बहुत मेहनत के साथ जो हैं प्रचार कर रहे हैं और घर घर जा रहे हैं और हमारे 5 साल के कार्यों का, सरकार के कार्यों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमारे साथ है, विकास के साथ है। बागेश्वर नगर में हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि बागेश्वर नगर का विकास हो और जो कार्य हमने पिछले वर्ष किए हैं वो आपके सम्मुख हैं। चाहे वो जो हमारे किसान लोग हैं उनके और जो बाज़ार में चल रहे राहगीरों की दिक्कतों का सामना जो होता था कि आवारा जानवर रहते थे, उनको हमने गौसदन तक पहुंचाया। रुक करते हैं अगली खबर का। देवभूमि उत्तराखंड में मदरसों की जांच के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मदरसों की जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उत्तराखंड पुलिस राज्य के सभी जिलों में मदरसों की गहनता से जांच करेगी। इसके तहत राज्य में संचालित सभी मदरसों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इस जाँच अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और ये सुनिश्चित करना है कि सभी मदरसे कानूनी ढांचे के भीतर कार्य करे। वहीं मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को 1 माह के भीतर इस संबंध में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए। वहीं विपक्ष ने सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार से दोहरे मापदंड न अपनाने की अपील की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड की धामी सरकार एक बार फिर मदरसों की जांच करने जा रही है। तमाम शिकायतों का संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री धामी ने गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने पुलिस विभाग को 1 माह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री से निर्देश मिलने के बाद पुलिस अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और ये सुनिश्चित करना है कि सभी मदरसे कानूनी ढांचे के भीतर ही कार्य करें। अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया के एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है।
तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे, इसमें जो भी अपंजीकृत यहाँ मदरसे हैं या कोई जिसकी शिकायतें ज़्यादा प्राप्त हो रही हैं, इस तरह के जो धार्मिक स्थल है उनका सत्यापन किया जाए और उसमें संयुक्त टीम जो जिलाधिकारी महोदय की तरफ से बना दी गई है, जिसमें अन्य विभाग के साथ साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी और एसडीएम भी रखे गए, जो ऐसे अपंजीकृत मदरसे हैं उनका वेरिफिकेशन भी करेंगे और अगर कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उस संबंध में वो अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। बताया जा रहा है कि बीते 21 वर्षों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 2000 से बढ़कर 5100 हो गई है। राज्य के कई मदरसों के संचालन को बाहर से फंडिंग की जा रही है। साथ ही इनमें दूसरे राज्यों के छात्र छात्राएं भी अध्ययनरत है। इसको देखते हुए जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं एक और जहां मदरसों की जांच पर बवाल मचा हुआ है। नहीं, बिल्कुल करिए। सरकार भले ही देर से जागी, नींद से जागी, लेकिन अगर सक्रियता सरकार में दिखाई पड़ रही है तो फिर केवल अवैध मदरसे नहीं, संवासनियों के क्या हाल हैं वो देखिए, बाल सुधार गृह में क्या हाल है वो देखिए, नशा मुक्ति केंद्रों में क्या हाल है वो देखिए, शिशु मंदिर कितने चल रहे हैं वो देखिए। आपको तो फिर समग्रता में पूरे प्रदेश की जांच करनी चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार जो होती है वो सबके लिए होती है और उसको पूरा प्रदेश हित देखना होता है। म से मदरसा, म से मुसलमान, म से मजार, म से मस्जिद, ये म की राजनीति छोड़कर मुझे लगता है कि आपको सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर ध्यान देना चाहिए, जो आपका खुद का नारा है। देखिए, ये कालखंड का तो आप नहीं कह सकते हैं। जब भी शुरू हुए हैं सरकार उसमें कार्रवाई कर रही है। निश्चित रूप से जो अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं और जो नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मदरसों को रजिस्ट्रेशन कराने में क्या दिक्कत है? सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है और उसमें जांच भी हो रही है। आज ही के पेपर में आप देखिए कि बहुत से मदरसे अवैध पाए जा रहे हैं, जिनका न रजिस्ट्रेशन है, न कि कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है। ऐसे मदरसों के खिलाफ निश्चित रूप से सरकार द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो अच्छी शुरुआत है और अच्छी पहल है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग अवैध रूप से छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, इस तरह की संस्थाओं को चला रहे हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मदरसे जो हैं, मदरसों का पहले से ही विवाद रहा है। हम तो स्पष्ट शिक्षा नीति चाहते हैं। कोई भी बच्चा अगर यदि चाहे मदरसे में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है या शिशु मंदिर में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उसकी प्राथमिकता सरकार को तय करनी चाहिए कि किस स्तर की आपको शिक्षा देनी है। अब आप अवैध और वैध चुनाव में देखोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको दीर्घकालीन शिक्षा नीति पर बात करनी चाहिए। आपका कोई भी बच्चा, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का बच्चा हो, किसी भी मदरसे में कर रहा हो या शिशु मंदिर में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, उसका भविष्य सुनिश्चित करना सरकार का काम होता है। लेकिन केवल चुनाव में इसे मुद्दा बना देना, वो भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर खोट प्रकट करता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश में कई मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। शासन ने अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के आदेश दे दिए हैं। जिला प्रशासन स्तर से इसकी जांच चल रही है। सभी जिलों के डीएम जांच रिपोर्ट शासन को जल्द सौंपेंगे। लेकिन सरकार अभी से ही अवैध मदरसों को लेकर गंभीर है। आपको बता दें कि इन मदरसों में 25 से लेकर 141 तक की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि इस तरह बढ़ती संख्या सरकार की सरदर्दी न बन जाए और कुछ समय बाद अन्य राज्यों से आकर पढ़ने वाले बच्चे ही स्थानीय होने का दावा न करें। रुक करते हैं अगली खबर का। विकास नगर अंतर्गत नगर पालिका हरबरपुर क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। बता दें कि हरबरपुर नगर पालिका चेयरमैन पद पर कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला का नामांकन निरस्त होने का मामला अब भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसे पूर्व में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में ये मामला खारिज हो चुका है, मगर कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से फिर से डबल बेंच में अपील की गई है। प्रक्रिया हो चुकी है। इसके माननीय उच्च न्यायालय प्रत्याशी सभी लोग एक बहुत सोच विचार की कुछ प्रक्रिया हुई, जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के नामांकन को प्रशासनिक दबाव में आरओ द्वारा कैंसिल किया गया,
हमें चुनाव प्रचार शुरू करने में थोड़ी देरी हुई। हम उच्च न्यायालय में हमने रिट पिटीशन दायर की थी, वो रिट पिटीशन समरी डिस्पोजल में चली गई। आज हमने एक स्पेशल एप्लीकेशन माननीय चीफ जस्टिस के कोर्ट में डाली है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने दिनेशपुर थाना परिसर में नगर पंचायत क्षेत्र के सभासद उम्मीदवारों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शिता तरीके से संपन्न कराने के निर्देश भी दिए। सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन करें और किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। के बारे में जानकारी ना हो, परिचय भी आप लोगों से लूँगा। मैं थोड़ी सी अपनी बात बस कहता हूँ, और एसओ साहब हो या और पुलिस हो, हम लोग भी आएंगे जाएंगे, स्थायी कोई नहीं है। आप लोगों को सबको एक साथ रहना है। परिणाम होंगे, चुनाव परिणाम होने के बाद हारे हुए प्रत्याशी, जीते हुए प्रत्याशी, हमारा जो आगामी निकाय चुनाव है उसको लेकर सोच रहा था, तो जो हमारे सारे प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी जितने भी हैं, तो उनसे रूबरू हुए, उनको अपनी आवश्यकताएं और अपनी जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन करने के लिए इनको बताना था, निर्देशित करना था, सुझाव देना था। इनकी कोई समस्याएं या हमसे जो अपेक्षाएं हैं उनके बारे में इनसे बात करनी थी। बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से मीटिंग संपन्न हुई है और हमने अपने जो निर्देश हैं वो बता दिए हैं। अच्छी बात ये मैंने देखी, यहाँ के पार्षदों में आपस में कोई वैमनस्यता मुझे नहीं थी बिल्कुल भी। इस मीटिंग में कोई समस्या किसी ने नहीं बताई, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से यहाँ के चुनाव संपन्न हो जाए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। नई टिहरी में जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने मतदान कर्मियों को चुनाव के दौरान निष्पक्षता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मतदान कर्मियों को मतदान सूची से मतदाता की पहचान सुनिश्चित करते हुए सभी प्रक्रिया को गंभीरता से और सही तरीके से संपन्न कराना होगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मतदान से पूर्व मतपेटी की सीलिंग, मतदान सामग्री की जांच और मतदान स्थल से 200 मीटर के दायरे में प्रचार सामग्री की अनुपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। रुक करते हैं अगली खबर का। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर दिल्ली में आयोजित होने वाले 28वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उत्तराखंड से 72 युवाओं का दल गुरुवार को रवाना हो गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने हरी झंडी दिखाकर दल की बस को रवाना किया। ये महोत्सव दिल्ली के भारत मंडपम में 10 जनवरी से 12 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के विभिन्न प्रदेशों की टीमें शामिल होंगी। इस दौरान कई सांस्कृतिक और बौद्धिक आयोजन होंगे।
देखिए 28वां युवा महोत्सव दिल्ली में मनाया जा रहा है और इसके लिए राज्य की तरफ से भी 72 हमारे युवा साथी, जिसमें हमारी बालिकाएं भी हैं, जिसमें हमारे बालक भी हैं, आज उनकी बस की रवानगी उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने हेतु, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाते हुए उसकी रवानगी दी है। बहुत शुभकामनाएं दी हैं। निश्चित रूप से हमारे ये युवा साथी कोई संगीत के क्षेत्र में है, कोई लोक नृत्य के क्षेत्र में है, कोई लेखन के क्षेत्र में है, कोई अन्य जो उनकी प्रतिभा है उसको वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर दिखाने के उसमें है, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में है। तो ये सारे कार्यों का वहाँ पर वो हमारे युवा साथी उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं कि वो बेहतरीन प्रदर्शन करें ताकि उत्तराखंड की झोली में जो है वह चाहे वो सम्मान के रूप में प्रथम स्थान उत्तराखंड को दिलाए। और अब बात कर रहे हैं पौड़ी के कोटद्वार में पिछले कुछ समय से खाली चल रहे पुलिस क्षेत्राधिकारियों के पद अब भरने की उम्मीद जगी है। दरअसल शासन स्तर पर इंस्पेक्टरों की पदोन्नति के बाद सीओ बने 28 अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय ने विभिन्न जिलों और विंग में तैनाती दे दी है, जिसके तहत जनपद पौड़ी में भी 13 नए सीओ ट्रांसफर किए गए, जिनकी जल्द कोटद्वार में तैनाती की उम्मीद जगी है। कोटद्वार में सीओ क्राइम और सीओ ऑपरेशन के पद पिछले कुछ महीनों से खाली चल रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।